अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोलिस्टिक फेस। आज की पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं शबील नवाब, जो स्पेशली मेलबर्न से यहाँ ट्रैवल करके आए हैं इस पॉडकास्ट को अटेंड करने के लिए। अच्छा, शबील भाई की वीज़ा कंसल्टेंसी कंपनी है फ्यूचर केयर कंसल्टेंट्स। तो हम शबील भाई से कुछ सवाल करेंगे स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, दीगर जो वीज़ा हैं उनका क्या सक्सेस रेशो है, कौन कौन से वीज़ास में पाकिस्तानी जो हैं वहाँ से बैठ के अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट्स को, यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हम आप तक शेयर करें। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं शबील भाई को। अस्सलाम वालेकुम शबील भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फैज़ान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से। शबील भाई अपना एक छोटा सा तारुफ दीजिएगा। बिल्कुल। सो बेसिकली हम लोगों की जो फ्यूचर के कंसल्टेंट्स है वो हमने 2012 में फॉर्म की थी। ठीक है। हमारा जो हेड ऑफिस है वो मेलबर्न है। नाउ वी हैव ब्रांचेस इन सिडनी और पर्थ भी हमारे पास है। तो उसके अंदर बस मैं ये करूँगा कि ये एक बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है और इसके अंदर बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं। उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके ज़रिए, ये चैनल के ज़रिए आप लोगों को अवेयरनेस पहुँचा रहे हैं, कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और टाइम निकाल रहे हैं। माय प्लेजर। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मोस्ट वेलकम। शबील भाई ये बताएगा, ये कंसल्टेंसी आपने कब खोली और अब तक कितने स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल चुका है आपके थ्रू, और रिसेंटली क्या क्या चेंजेस आए हैं रूल्स में, पॉलिसीज़ में ऑस्ट्रेलियन के अंदर जी जी, स्टूडेंट वीज़ा से हवाले से? मैंने 3-4 सवाल एक साथ कर दिया, आपसे बारी बारी जवाब दें इसका। बिल्कुल। बेसिकली हमने 2012 में फॉर्म की थी। अच्छा, माशाल्लाह। हमारा पहले ज़्यादा ऑन शोर ही था। ऑन शोर हम हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उनके कोर्स के बारे में, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, क्या पीआर पाथवे हो सकते हैं। पाकिस्तान से भी हम रिक्रूट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो अच्छा टाइम हो गया है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प की है और इंशाल्लाह करेंगे। तो उसके अंदर अब ये है कि हम लोगों को ये देखना होता है कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, स्टूडेंट किस कोर्स पे जा रहा है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान से हम बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके अंदर पहली चीज़ ये है कि सबसे मसला आ रहा है बैंक स्टेटमेंट्स का। अच्छा। जो जीएस रिक्वायरमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट अब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है जीएस रिक्वायरमेंट्स पे। जिस तरह पहले होता था कि कैश पेमेंट, ज़राई ज़मीन है किसी की, वो एक्सेप्ट कर ली जाती थी, लेकिन अब बेसिकली वो ज़रा डिपार्टमेंट ने स्ट्रिक्टनेस कर दी है। तो बहुत से लोगों का ये होता है कि फाइनेंशियल्स दिखाने में मसला होता है। ओके। बहुत से लोग लोन लेते हैं, फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं जो कि 12% तक ले रहे हैं पर मंथ। अगर वीज़ा नहीं आता, आप सोचें अभी जिस तरह प्रोसेसिंग टाइम 4 से 6 महीने हैं, तो अगर हम लोगों को यानी कि अराउंड 65-70,000 की बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, तो आप सोच लें। क्योंकि लेवल 1 यूनिवर्सिटी पे ही वीज़ा डाल लें क्योंकि वीज़ा रेशो बेहतर होगा। मैं कहता हूँ कि कॉलेजेस को अवॉइड किया जाए और वीज़ा जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल 1 पे ही डालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है लेवल 3 कंट्री है। हमारा जो वीज़ा रेशो है वो अभी अराउंड 58% जा रहा है। कुछ बेहतरी की तरफ आए हैं हम लोग, क्योंकि पहले तो बहुत बिलो द बेल्ट चला गया था। इट वेंट बिलो लाइक 20%। बहुत वीज़ा रिफ्यूज़ल्स थे और डिलेज़ बहुत ज़्यादा थे। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इंशाल्लाह भी इलेक्शंस भी हो जाएंगे तो देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें जाती हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा वो जीएस है। स्टेट, अगर आप आपकी बात करते हैं, ज़रा जीएस का बताइएगा। जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट जो है जी, उसके अंदर ये आता है कि उसके अंदर फाइनेंशियल्स और आपके पास एक है बैंक स्टेटमेंट और एक है प्रूफ ऑफ फंड्स जी। ये दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं कि बैंक स्टेटमेंट तो आपने दिखानी है। बैंक स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है जो कि वीज़ा डाल रहा है, अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि करके कंपाइल करके एकदम पैसे डालते हैं, लेकिन आपने ये भी दिखाना है कि वो आपके पास एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स, पहले 3 मंथ्स था लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा 6 मंथ्स तक। तो अगर आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट को उससे पहले ही रेडी करना स्टार्ट कर दें, यानी उसके ऊपर एक कंसिस्टेंट इनकम आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी है, या तो फादर या कोई आपका जो स्पॉन्सर है वो सैलरी पेशा बंदे हैं, तो उनकी सैलरी हिट होनी चाहिए अकाउंट के अंदर। कोई रेंटल आ रहा है तो रेंटल दिखाना है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली अमाउंट बैंक में आनी चाहिए एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स। ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं यही देखता हूँ। उसके बाद माइग्रेशन एक्ट का, वो तो आपको पता है हमारे पाकिस्तान से इशू ये है कि बहुत से जो हैं वीज़ाज़ वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस का इशू है।
यूनिवर्सिटीज़ पिक करें, मैं ये कहूँगा लेवल 1 यूनिवर्सिटी में ही वीज़ा अप्लाई करें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कॉलेजेस। और यहाँ बेसिकली आके आप अपना पीआर पाथवे को आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में एक इशू ये भी है कि जो ऑफशोर कंसल्टेंट्स बैठे हैं उनको ये नहीं पता कि ऑनशोर के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं जी। वो स्टूडेंट को कह देते हैं कि बस इसमें पीआर है, चले जाओ, बिकॉज़ वो अपने मीन्स और अपने बेनिफिट्स के लिए काम करें। बिल्कुल हर बंदा करता है, लेकिन एटलीस्ट हम गाइडेंस सही दें कि स्टूडेंट को अब हम जिस तरह है, अगर वो बीबीए करके आ रहा है, अब जाहिर सी बात है बीबीए के बाद हम कोई पीआर पाथवे कोर्स जिस तरह नर्सिंग में तो नहीं डाल सकते, सोशल वर्क है, अर्ली चाइल्डहुड है, जिस तरह SOL लिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया की है, अब हम उसके अंदर नहीं डाल सकते, लेकिन एटलीस्ट हम उसको ये बता सकते हैं कि यार आप जा रहे हो, लेकिन यू कैन चेंज आफ्टर 6 मंथ्स जी, जो कि एक जेन्युइन रूल है कि आप 6 मंथ्स के बाद यू कैन स्विच द प्रोवाइडर। अच्छा शबील भाई, मुझे ये बताएं कि अब तक कितने स्टूडेंट्स आपके थ्रू यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बताऊं कि हमने ऑन शोर को मिला के हम 5000 प्लस स्टूडेंट्स कर चुके हैं माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि जो आपका ऑफिस है इस्लामाबाद में, अगर वहाँ कोई स्टूडेंट जाता है वीडियो देखने के बाद, उसको कितनी फ़ी देनी पड़ेगी सारे कंसल्टेशन प्रोसेस की? हम कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं करते, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं है, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है कि सही डायरेक्शंस दें स्टूडेंट को, उनको बताएं कि उनकी क्या क्या है। ज़्यादा तो अच्छा केस यही होता है कि स्टूडेंट जैसे ही फ्रेश ग्रेजुएट हुआ है जी, अगर वो उसके बाद, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिसके अंदर आपको स्किल असेसमेंट के लिए अगर 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होता है तो आप अपनी स्किल असेसमेंट करा सकते हैं बैचलर्स की बेसिस पे। ओके। अगर आप वो 1.5 साल अगर पाकिस्तान में, क्योंकि आपको जब तक बैंक स्टेटमेंट सीधी करनी होती हैं, चीज़ें होती हैं, 1.5 साल इतना लग ही जाता है आने में, उतना गैप के अंदर आप कोशिश करें कि जिसमें आप ग्रेजुएट हुए हैं आप उसके अंदर एक्सपीरियंस लें, ताकि आप अपनी अगर प्रीवियस डिग्री है उसको स्किल असेसमेंट करके भी आप EOI डाल सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में PR के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा शबील भाई, मुझे ये बताएं, आपने बताया कि लेवल 1 यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान आता है नंबर 3, लेवल 3 पे। ये क्या लेवल है, ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। लेवल्स में ये होता है कि अगर पाकिस्तान लेवल 3 है और प्रोवाइडर लेवल 1 है जी, तो उसके अंदर ये होता है कि आपको आपका GS स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपको फ़ंड्स तो दिखाने पड़ेंगे क्योंकि अब डिपार्टमेंट की वो रिक्वायरमेंट है, कभी कभार यूनिवर्सिटी भी मांग लेती है, लेकिन उसमें होता ये है कि अगर जिस तरह कोई और कंट्रीज़ हैं जो कि लेवल 2 है, जिस तरह नेपाल लेवल 2 पे है, या कोई स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ लेवल 1 पे हैं, तो उनके लिए वो अगर कॉलेज में भी अप्लाई करते हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो लेवल नेपाल से भी पीछे हो गए। जी बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली। तो उससे क्या होता है कि हमारा क्योंकि हम हैं ही लेवल 3, तो हम लेवल 2 पे रिस्क नहीं ले सकते जी, क्योंकि वो 5 हो जाएगा। बेसिकली ये कैलकुलेशंस होती हैं, तो वो 5 जब हो जाएगा तो रिस्क चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो मेरी यही एडवाइस होगी कि लेवल 1 के ऊपर ही जाएं, क्योंकि एक दफ़ा अल्लाह ना करे रिफ्यूज़ल आ जाता है, देन इट्स वेरी टफ़, क्योंकि फिर यूनिवर्सिटीज़ अवॉइड करती हैं ऐसे स्टूडेंट्स को लेने के लिए। लेवल 1 यूनिवर्सिटी के बैचलर्स प्रोग्राम के लिए कितना खर्चा आएगा, ज़रा रफली बताएं। रफली आप अपने माइंड में रखें, तकरीबन एक सेमेस्टर की फ़ी 15 से 16 हज़ार। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, G8 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा है। हम बेसिकली हम कोशिश करते हैं स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें। अच्छा, मिल जाती हैं 20% तक इस तरह की स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं। तो ये तो सेमेस्टर की फ़ी हो गई। सेमेस्टर पाकिस्तान में इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कितना खर्चा आएगा? पाकिस्तान में अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो जो थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम ना हो जाए। जी बस इस तरह हो जाए। जी जी। पाकिस्तान में जो हमें स्टेटमेंट, पहले तो आपकी फ़ीस है, जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, वो जाहिर सी बात है आपने वो फ़ीस जमा कराएंगे तो आपको COE मिलेगा, COE के ऊपर ही वीज़ा अप्लाई होगा। उसके बाद अभी 1600 स्टूडेंट वीज़ा फ़ी है, वो आपके पास होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट मैं कहूँगा कि आपकी अपनी होनी चाहिए, मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा कि कोई इन्वेस्टर उसमें हो या आप लोन लें। वो बहुत फ़ीज़िबल नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं कि वो बहुत फिर परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप उसका 12% 10, क्योंकि बेसिकली इन्वेस्टर ही होते हैं जो कि स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, और वो अगर आप सोचें अगर आपने $70,000 की आप स्टेटमेंट दिखा रहे हैं तो उसके ऊपर 12% पर, हाँ, तो 12% पर मंथ
तो वो बहुत आउट ऑफ द हैंड्स चला जाता है। तो इतना खर्चा आना है, बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, आपने फ़ीस देनी है, उसके बाद डिपार्टमेंट की फ़ीस है, तो रफली जो ख़र्चा आ जाएगा आप अपने माइंड में रखें कि 16,000 अगर हम यूनिवर्सिटी की फ़ी ले लें एग्ज़ाम्पल, 16-17,000, उसके बाद आपके पास रफली अराउंड 22-25,000 डॉलर तक हो तो आपके पास एक अच्छा वो है। यानी पाकिस्तान से आने के लिए आप लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, बैचलर्स प्रोग्राम में या मास्टर्स में। अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते तो लीगली आफ्टर 6 मंथ्स आप चेंज कर सकते हैं। देखें, अब एक MBA पे स्टूडेंट आता है, उसका BBA का बैकग्राउंड है, अब वो जब MBA पे आया है तो जाहिर सी बात है उसने भी तो अपने PR को प्रोग्रेस करना है, वो अपनी BBA की स्किल असेसमेंट भी करा सकता है और विदाउट एक्सपीरियंस करा सकता है। तो ये भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आप देखें कि आपने पहले पढ़ा क्या है। अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हैं तो आप देखें मैंने बैचलर्स में क्या पढ़ा है, क्या मैं उसकी ऑस्ट्रेलिया जाके स्किल असेसमेंट करा सकता हूँ। उसके बाद आपके पास बैचलर्स की स्किल असेसमेंट होगी, जिस तरह आपको पता है अकाउंटिंग हो गया, IT हो गया, इवन अब इंजीनियरिंग के भी पॉइंट्स ऑन द हायर साइड है, क्योंकि हमने ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया क्या डिमांड कर रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया क्या डिमांड कर रहा है, नर्सिंग, सोशल वर्कर, कम्युनिटी वर्कर, अर्ली चाइल्डहुड, ट्रेड वर्कर आपका जितना है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कारपेंटर, ब्रिकलेयर, इनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये सारे ऑक्यूपेशन हाई प्रायोरिटी लिस्ट में। तो आप कह रहे हैं कि एक सेमेस्टर करने के बाद अगर आप इन ट्रेड कोर्सेज में स्विच करेंगे तो इस लीगली नहीं, हमने अपना AQF लेवल सेम रखना होता है। अगर आप मास्टर्स पे आए हैं, लेवल 9 पे आए हैं, तो यू हैव टू मेंटेन द सेम AQF लेवल। आप अगर मास्टर्स टू मास्टर्स जाएंगे, फॉर एग्जांपल मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क है, अगर आप जा रहे हैं आप फिर लेकिन पैरेलल कोर्स आप पढ़ सकते हैं। डिपार्टमेंट ने कॉन्करेंट COE, पहले होता ये था कि स्टूडेंट विद इन 6 मंथ्स पहले ही अपनी COE निकलवा लेते थे जी, सो दैट इज़ नॉट लीगल। आप लेकिन 6 मंथ्स के बाद अपना अगर AQF लेवल मेंटेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं MBA ही करता रहता हूँ, ठीक है, लेकिन यू कैन स्टिल डू अ ट्रेड कोर्स अलोन आफ्टर 6 मंथ्स। तो आप MBA के साथ यू कैन मे बी हैव अ चीप MBA, क्योंकि MBA के बहुत ऑप्शंस होते हैं, IT के बहुत ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप साथ ट्रेड कोर्स कर सकते हैं और आप उसके ज़रिए भी अपनी PR का रास्ता बना सकते हैं। अच्छा शबील भाई, ये बताएं, एक बंदा है जिसने अभी ईयर 12 कंप्लीट किया है पाकिस्तान में और एक बंदा है जिसने बैचलर्स कंप्लीट किया है, आप क्या सजेस्ट करेंगे किसको पहले यहाँ आना चाहिए? देखें, वो मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा कि स्टूडेंट्स यहाँ मास्टर्स पे आएँ। अच्छा, कि बैचलर्स पे भी आ सकते हैं, लेकिन बैचलर्स में स्टूडेंट की एज थोड़ी कम होती है। दोनों ही प्रोग्राम्स अच्छे हैं। बैचलर्स में जो बच्चे आ जाते हैं, मैंने उनको वो भी देखा है कि बैचलर्स करके दे ग्रो हेयर, लेकिन मास्टर्स के ऊपर भी आते हैं तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। इसकी कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं है, बैचलर्स के स्टूडेंट भी आ सकते हैं, मास्टर्स के भी आ सकते हैं। ईयर 12 के बाद बैचलर्स में एडमिशन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अगेन वही बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, लेवल 1 अब मैं इसमें एक बड़ी ज़रूरी बात करूँगा जो कि स्टूडेंट्स यहाँ के बहुत परेशान होते हैं कि एजेंट्स उनको डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स पे डाल देते हैं। तो डिप्लोमा में तो एडमिशन मिल ही नहीं रहे। डिप्लोमा लीडिंग पैकेज कोर्स है ये, यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, G8 यूनिवर्सिटीज़ भी पैकेजेस कोर्स देती हैं। अब क्या होता है, डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स में वीज़ा तो आ जाता है, लेकिन जब स्टूडेंट यहाँ आता है तो जिस तरह मैंने आपको 6 मंथ्स का बताया, वो 6 मंथ्स अप्लाई होगा बैचलर्स पे, यानी डिप्लोमा उसको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद 6 मंथ्स बैचलर्स के गुजारने पड़ेंगे। डिप्लोमा कम से कम 1 साल का होता है। 1 साल का होता है। फिर 1 सेमेस्टर बैचलर्स का, तो 1.5 साल बाद जाके 1.5 साल बाद वो चेंज करेगा। डिप्लोमा की फ़ीस बताइएगा, अगर वो जो पूरा पैकेज है। डिप्लोमा की फ़ीस अराउंड होगी 20 से 25,000 डॉलर पूरे साल की ना? साल की, तो यानी 1 सेमेस्टर की जो 6 महीने की 10,000 बन गई। 10,000 बन गई। ओके। एक से हाँ, लेकिन वो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है स्टूडेंट्स को। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स पे आ रहे हैं तो आपने बड़ा अपना ख्याल रखना है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एजेंट्स नहीं बताएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो वो तो चाहते हैं कि एक ही प्रोवाइडर के साथ रहें। लेकिन फिर इसमें ज़्यादातर ये होता है कि किसी का PTE IELTS का स्कोर लो है या ईयर 12 में उनका स्कोर लो है जी। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि स्टूडेंट्स की प्रोफाइल ठीक होती है, लेकिन वो फिर भी उसको डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो लॉक हो जाता है 1.5 साल के लिए। ओके, समझ गए। अच्छा, आपके काफ़ी स्टूडेंट्स माशाल्लाह आ चुके हैं
ऑस्ट्रेलिया में, और आपका ऑफिस मेलबर्न में है, यहाँ पर्थ में भी इंशाल्लाह ऑफिस खुलने वाला है। तो कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की होगी और वो आपसे डिस्कस भी कर देंगे। ऐसी क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उन सब स्टूडेंट्स की? क्या वो उनकी कोताही थी कि वो प्रिपेयर होके नहीं आए, या यहाँ आके सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि उन्हें वो चैलेंजेस फेस करने पड़े? तो वो आप ज़रा बताइएगा कि क्या बताएंगे मुझे कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ आके फेस करते हैं? स्टूडेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आके फेस ये करते हैं कि उनको एक तो पता होना चाहिए आने से पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं जी। उनको पता होना चाहिए कि वो जो पढ़ रहे हैं उनको अपने वीज़ा पे कंडीशंस क्या क्या हैं उनको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अब वो टाइम तो रहा नहीं है कि आप किसी पर डिपेंड करें। ग्लोबल हो गया है, आपके पास सारा सब कुछ सामने है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे आके आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, लाइसेंस अगर आप बनवाएंगे, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि मेरा PR पाथवे क्या होगा। ऐसा ही, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान है हमारा स्ट्रगलिंग फेज़ में है, तो सब स्टूडेंट की यही होती है कि दे हैव टू सेटल हेयर। जिस तरह जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ के यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं वो वापस भी चले जाते हैं, लेकिन हम एशियन कंट्रीज़ वाले कोशिश करते हैं कि यहीं पे अपने आप को सिक्योर करें। ऐसा ही। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे पर्थ के अंदर EIT यूनिवर्सिटी में आपने काफ़ी PhD के कैंडिडेट्स का एडमिशन करवाया। बिल्कुल, ज़रा वो बताइएगा। PhD एक बड़ा नीश वो है और बड़ा फ्रूटफुल है। जो बच्चे अब बेसिकली पहले क्या होता था कि TR के बाद स्टूडेंट्स वापस स्टूडेंट वीज़ा डाल सकते थे, लेकिन अब TR के बाद आप स्टूडेंट वीज़ा पे वापस नहीं आ सकते। ऐसा ही है। और बेसिकली क्या होता है कि अब एक्सप्लॉइट हो रहे हैं बच्चे। बहुत से लोग 407, 482 के नाम पे, 186 के नाम पे हैवी अमाउंट्स ले रहे हैं, और मैंने देखा है कि वो लोग वैनिश भी हो रहे हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आए, एम्प्लॉयर्स ले रहे हैं, एम्प्लॉयर नहीं, एजेंट्स कहते हैं हम ये अच्छा। करवा देंगे आपको। बहुत से मिडिल मैन बीच में आ गए हैं। ओके। वो कहते हैं हमारा इनके साथ है ताल्लुक़ है, हम करवा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहूँगा कि अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपका PR पाथवे क्या है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं अब हम मास्टर्स के बाद दोबारा मास्टर्स पे जाएंगे तो देयर इज़ अ चांस फॉर अ वीज़ा रिफ्यूज़ल जी, क्योंकि आप लेवल 9 टू लेवल 9 जा रहे हैं। तो डॉक्टरेट एक ऐसा प्रोग्राम है कि डॉक्टरेट के अंदर आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, और उसके बाद आपका एक लेवल अबव होता है, वो लेवल 10 है। स्टूडेंट वीज़ा में काउंट नहीं होता? स्टूडेंट वीज़ा में होता है वो, बिल्कुल। तो जिस तरह अगर आपका PR सॉर्ट नहीं हुआ है तो आप PhD के मास्टर्स के बाद आप डॉक्टरेट के प्रोग्राम पे चले जा सकते हैं। उनके लिए क्या, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट वीज़ा ले चुके हैं, क्या वो जा सकते हैं डॉक्टरेट पोजीशन पे? जिन्होंने TR पे हैं, TR ख़त्म हो रहा है उनका, TR के बाद तो अनफॉर्चुनेटली दे कैन ओनली गो फॉर 407 ट्रेनिंग वीज़ा, ओके, 482 वीज़ा, लेकिन इन सब के लिए आपको एम्प्लॉयर की ज़रूरत है। और मैं एडवाइस स्टूडेंट्स को ये करूँगा कि कोई काम बुरा नहीं होता, हर बंदा आके यहाँ ऊबर भी चलाता है, सिक्योरिटी भी करता है, दैट्स पार्ट ऑफ द प्लान, राइट? क्योंकि हर बंदे ने अपनी नीड्स, और स्टूडेंट वीज़ा पे चीज़ें, कोई जॉब्स इतनी इजीली नहीं मिलती, लेकिन उसको अपनी वो ना बना लें, आदत ना बना लें, अपना जो कंफर्ट जोन ना बना लें। कंफर्ट जोन बना लेते हैं, उसके बाद प्रोग्रेस नहीं कर पाते। ऐसा ही है। अपने उसको एज अ पार्ट टाइम करें, लेकिन अब जो कोशिश करें जिस फील्ड के अंदर आप हैं आप उनमें अप्लाई करना शुरू करें, अपनी प्रोफाइलिंग करें, अपने आप को ग्रूम करें। और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं वो अपनी जॉब ले लेते हैं, इवन स्टूडेंट वीज़ा पे भी जॉब कर रहे होते हैं, जो उनके वर्किंग आवर्स हैं, जो उनके अलाउड 24 आवर्स हैं, उसके ऊपर वो काम भी कर रहे होते हैं। तो ये एक मेरी एडवाइस है कि कोशिश करें कि अपने ऑक्यूपेशन में ही जॉब लेने की कोशिश करें। ये बताएं शबील भाई, स्टूडेंट वीज़ा के अलावा और कौन कौन से वीज़ाज़ के लिए जो लोग हैं आपके पास आते हैं? हमें बहुत से लोग पूछने आते हैं 407 ट्रेनिंग वीज़ा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा, वो ज़रा ईज़ियर है, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी कम है, लेकिन बहुत से इस तरह की चीज़ें हैं, लोग कहते हैं कि हमें पैसे दे के ये काम हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो जेन्युइनली उन बच्चों को आ रहा है 482, 407, जो कि प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं जी, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो इवन जाके कंपनी में भी चेक कर सकता है कि क्या वो पोजीशन भी है 482 के लिए। अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो क्या उसके लिए वो है भी, या आपको पता है क्या सिर्फ कहानी करना तो बड़ी आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में बड़ा मुश्किल है। तो देखें कि लोगों की बातों में ऐसे ना आएँ,
अपनी पूरी रिसर्च करें, ऐसे ट्रस्ट ना करें, अपनी रिसर्च खुद करें। जी। 491, 189 और 190 इन वीज़ास के लिए भी एप्लीकेंट्स आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, अपने EOI डालने के लिए आते हैं। वो खुद क्यों नहीं डाल सकते, मुझे ये बताएं। बेसिकली ये होता है कि स्टूडेंट चाहता है कि उनको कोई प्रोफेशनल सर्विस मिल जाए। यहाँ पे स्टूडेंट्स खुद अपने आप को बताए इतनी रोटेशन में बिज़ी होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा हमारी प्रोफाइलिंग हो जाए। 189, 190, 491 के लिए एजेंट से ही, माइग्रेशन एजेंट से ही वो रब्ता करके अपनी EOIs दिलवाना प्रेफर करते हैं। शबील भाई, फिर हम इस पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं, लेकिन जाने से पहले कोई लास्ट मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे और यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपना आप जो यहाँ पे आ रहे हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी पे आ रहे हैं। यू शुड बी अवेयर कि आपके वीज़ा कंडीशंस क्या हैं, आपके कितने आवर्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आप अपनी खुद प्रोफाइलिंग करें, आप देखें आपने पढ़ा क्या है, पूरा एक प्लान बना के आएंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। अभी हमारा एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ही उसका इनवाइट आ गया। अच्छा। क्योंकि राइट सिलेक्शन, राइट कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या पूछें शबील भाई से, और कोई मैसेज देना चाहें? बस आपके जैसे हमारी माशाल्लाह कम्युनिटी में लोग हैं जी, जो कि टाइम निकाल के आते हैं और एक अच्छी अवेयरनेस दे रहे हैं। हम अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और ऐसे अवेयरनेस सेशंस माशाल्लाह आप करते रहते हैं, तो कीप इट अप। सो थैंक यू सो मच। हमारी तो कोशिश यही है कि जितनी इन्फॉर्मेशन है हम इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल को जो बनाया है इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें और लोगों तक काम की बात पहुंचाएं। और जो उनके सवाल हैं वो अगर वो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो उनका जवाब देंगे। बाकी शबील भाई की जो कंसल्टेंसी है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप शबील भाई को रीच आउट करें। इनकी जो ऑफिस है इस्लामाबाद में, मेलबर्न में, अब इंशाल्लाह पर्थ में भी खुलने वाला है। कोई भी काम हो वीज़ा के हवाले से आप शबील भाई को कांटेक्ट करें। ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू। और बस फिर इसका इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच शबील भाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।